राजस्थान सरकार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ी डिग्निटी को जो एक मूक साधक रहे हैं, जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव क्रांति का एक बिगुल बजाया है साहित्यिक और पत्रकारिता के युग में, उनका सम्मान हो रहा है। और उनकी कोट खिसे देवल डिगे वृक्ष ईंधन हो जाए, कोट खिसे देवल डिगे वृक्ष ईंधन हो जाए, जसरा आखिर जो यहाँ जाता जुगान जाए। अर्थात गढ़ किला देवालय मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब समय आने पर धराशायी हो जाते हैं, और तो और वटवृक्ष भी धराशायी होकर जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग में आ जाता है। परंतु इतिहास के पन्नों में जो चीज लिखी जाती है, स्वर्णिम पन्नों में जो अंकित की जाती है, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो सदैव अजर अमर रहती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मैं कोटि साधुवाद बहन सुषमा जी का, भाई मोहन जी का, कि मुझे इस गंगा के अंदर डुबकी लगाने का सौभाग्य जो प्रदान किया, और आज इतनी बड़ी डिग्निटीज का सम्मान, आनंद साहब का जो सम्मान हो रहा है, ये आपका नहीं, ये हमारा राजस्थान सूचना केंद्र का सौभाग्य है, और ये हमारा सम्मान हम मान रहे हैं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आप सबको ऐसे आयोजन की शुभकामनाएं अर्ज करता हूँ। हिंदी पत्रकारिता पर बात हो रही है। सबसे पहली बात कि आप पत्रकारिता किस तरह की हो रही है आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ पे देश में, एक ही देश में 7 नंबर 1 चैनल है जो दावा कर रहे हैं, और सभी भ्रमित हैं। 7 एक नंबर के चैनल है, किसकी बातों पर विश्वास करिएगा। फिर भी लेकिन अखबार वो माध्यम है जिस पर आज भी विश्वसनीयता कायम है। अखबार के माध्यम से लोग, अखबार से तो अब नाता ही टूट गया है लोगों का, वेब माध्यम आ गया है, लोग डिजिटल हो गए हैं, अब लोगों के पास समय नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2-3 सेकंड के रील्स भी देखने का समय नहीं है लोगों के पास, तो फिर वो अखबार क्या पढ़ेंगे। स्क्रॉल एक सेकंड पे स्क्रॉल होता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस समय, मतलब ऐसे दौर में आप कैसे स्थापित कर पाएंगे अपने अखबारों को। ये बहुत मुश्किल चुनौती है। पत्रकारों के लिए हमेशा से छोटे अखबारों को नीचे रखा जाता है, तो ये दशा हो गई है। लोगों को कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, नाम से मतलब है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को मतलब समझना चाहिए कि आज के दौर में कैसे अपनी जो पसंद है वो दूसरों के पसंद से चल रहे हैं। हम जो सुनाना चाहते हैं वो नहीं सुन रहे हैं, लोग जो सुना रहे हैं उसको सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी सुनिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं, आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपको कौन लेखक चाहिए, कौन साहित्यकार चाहिए, इसको पढ़िए। कौन क्या कह रहा है कि कौन लेखक कैसा है, ये अखबार कैसा है, वो अखबार कैसा, उस पर मत जाइए। हाँ, एक बार पढ़िए और फिर उसका मूल्यांकन करिए। इसी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी ये सृजन सारथी सम्मान के लिए, और सबका मैं अभिनंदन कर रहे हैं। कोरोना इंटरनेट और जर्नलिज्म, या स्पेसिफिकली हिंदी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता। तो कोरोना का जब भी जिक्र आता है, एक भयावह सिचुएशन है, भयावह स्थिति है, क्योंकि हम लोगों ने एटलीस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोगों ने कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे थे कि पूरी दुनिया बंद हो जाए, हम कैद हो जाए और घर के अंदर रहें, और एक आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाए, बहुत ही ज्यादा। सबसे ज्यादा कोरोना ने अगर जान माल की हानि तो की है, और भी ज्यादा डेथ टोल्स हुए हैं, बहुत ज्यादा ही संख्या में लोग मारे गए हैं। इससे ये पहला बात नहीं है कि जब ऐसे कोरोना महामारी हुई है, इससे पहले भी हमारे विश्व इतिहास में बहुत है, छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, लेकिन उससे भी पुराना, बहुत पुराना, अगर मैं एक जिक्र करूं तो स्पेनिश फ्लू जो फैला था,
उसने भी लगभग 1918 में वो फैला था और उसने लगभग पूरे वर्ल्ड की 1/3 जो आबादी है उसको कम कर दिया। सबसे पहला जो ये काम किया है, जो अच्छा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम हमेशा पीछे के बेंच में फेंक दिया करते हैं, उससे रूबरू करने का मौका हमें दिया है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ये रहते, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी अगर दिल उदास है, मन उदास है, बहुत दिनों से हम एक ही कमरे में घुसे पड़े हैं, अंधेरे कमरे में बैठे हुए, अपनी ही चिंताओं, अपनी ही थॉट प्रोसेस में गुम है, लेकिन उसे निकलने के लिए हम सोचते नहीं है कि ये कोई समस्या है, ये कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक ये हम नहीं सोचेंगे तब तक उससे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो कोरोना ने ये सबसे पहला काम किया है कि हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सीरियसली, एकदम गंभीर रूप से लेने के लिए हमें बाध्य किया है। मैं आदरणीय रत्न जी का और सुषमा जी दोनों का इस तरह का आयोजन है। सबसे अच्छी बात है कि संख्या कम हो, लेकिन जो श्रोता है या जो बैठे हैं वो क्वालिटी वाले, क्वांटिटी का से ज़्यादा क्वालिटी वाले। रही बात आनंद जी का, जैसे हमको लगता है कि चिराग तक अंधेरा होता है, उसी तरह की स्थिति है। इस शहर को इन्होंने इतना कुछ दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से, मगर इस शहर में उनका उस तरह का सम्मान नहीं होता है। इसका हम सबको अफसोस होना चाहिए, नहीं हुआ है। सुषमा जी ने एक इस तरह का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आगे और भी जो भी साहित्यिक संस्थाएं हैं तो उनकी रचनाओं और उनके इस योगदान को जो है बहुत ही उस तरह का मुकाम देंगे, उस तरह का उनको सम्मान देंगे। सम्मान का वो जो जिन्होंने कहा सम्मान का भूखा होता है, मगर उनको अगर सम्मानित किया जाता है वो सम्मान भी सम्मानित होगा उनसे। वो है उसका न जाति होता है और न कोई धर्म होता है। पत्रकार का धर्म है बहुत बड़ा धर्म। पत्रकारों का कोरोना का देखिए एक्सक्यूज है, कोरोना से सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं, सिर्फ पत्रकारिता नहीं, उसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना में बहुत सारों की नौकरी गई, मगर एक नए अवसर आए। नए अवसर इन द सेंस की एक तो आज हर कोई मोबाइल है तो पत्रकार हो गया सब, मगर इसके साथ एक संकट भी है कि इन खबरों का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। जब तक अखबार में कोई, आज हम सोचे कि हम किसी से बना के भेजते, हम संतोष कुमार सिंह ममता बनर्जी के मीडिया एडवाइजर हुए, वो पूरा घूम सकता है, मगर ये पैसा में 1 करोड़ रुपया देकर किसी अखबार में नहीं छपा सकता। तो जो प्रामाणिकता है, जो उसका जो क्रेडेंशियल जो कहा जाता है, तो अखबारों की बहुत ज़्यादा है। आज ई पेपर है जो भी है उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते आप। अखबार प्रिंट में हो, प्रिंट होगा तभी उसमें ज़्यादा आपकी प्रामाणिकता साबित होती है। तो जो नए अवसर हैं कि आपका प्रिंटिंग, आप अपनी बात को कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, जरूरी नहीं है। अखबार में 3 चीज़ें बड़ी खर्च की होती है, कागज, प्रिंटिंग, वेतन और स्टेबलिशमेंट। चौथा तो वेतन स्टेबलिशमेंट, तो आपका प्रिंटिंग और उसका खर्चा बच जाता है कागज का। आप अपनी बात को, मतलब वही है कि आप सीरियस तरीके से करें, अच्छी आपकी टीम हो, आपके जो विश्वस्त हो, ताकि इसको कर सके। बहुत अच्छा पैमाना है। आज सम्मान उनसे है, सम्मान से वो नहीं है। और ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती है जो साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार हो। एक पत्रकार साहित्यकार नहीं हो सकता है, और जो होता है बहुत विरल लोग होते हैं कि साहित्य की रचना में उसको कहीं न कहीं उसके अंदर का पत्रकार उभर आता है। वो भी बोले कि हम कहानी नहीं लिख पाते, दिन डूब जाता है, प्लाट खराब हो जाता है। तो साहित्य सृजन में जब पत्रकारिता का कीड़ा ढूक जाएगा तो साहित्य में लालित्य नहीं आता है। और पत्रकार तो देखता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, वो कहीं आरोप है, सीधे नहीं कहेगा। साहित्यकार ये नहीं करेगा। साहित्यकार को जो लिखना होगा सीधे लिख देगा। ऐसे लोग हुए हैं, इतिहास में भी हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। और आज आनंद जी उसके जीते जागते उदाहरण हम लोग के बीच में है। आज एक साहित्यकार और पत्रकार दोनों के मिश्रण है। और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि उनके सानिध्य में हमने काम को सीखा। शुरुआती दौर में काम हमने उन्हीं से सीखा।
उसके बाद अशोक भैया भी सिखाए और उनके सम्मान के लिए सुषमा और राजस्थान सूचना केंद्र सरकार पहले दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई उन्होंने इस चीज को लेकर सामने आए, दयानंद जी को सम्मानित करना चाहिए, सम्मानित किया लोग। बहुत बहुत पत्रकारिता में आ रही है तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, भाई संतोष की बात को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। वो एक दौर था सन 2000 के पहले जब लोग सरकारी नौकरियां छोड़ के इस पेशे में आया करते थे, और आज वो दौर है 2000 के बाद जो इस पेशे को सरकारी नौकरी के बाद समझा जाता है, जैसा भाई संतोष ने कहा। क्योंकि हम लोग भी कभी सरकारी नौकरी छोड़ के इस पेशे में आए थे, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने अंग्रेजी में काम किया, बांग्ला में काम किया, उर्दू भाषा में भी अखबार निकाला, हिंदी में भी अखबार निकाला। इन 4 भाषाओं में तो कम से कम अखबार निकालने का अनुभव रहा है। उसमें मैंने ये जो महसूस किया कि कलकत्ते में हिंदी में काम करने का मतलब है यू आर अ सिटीजन ऑफ नंबर 4। नंबर 1 अगर वो है, आप चौथे दर्जे के नागरिक हैं अगर आप हिंदी में अखबार में काम कर रहे हैं। नंबर 1 वो है जो बांग्ला में काम कर रहा है क्योंकि उसको सरकार पढ़ती है। नंबर 2 वो है जो अंग्रेजी में काम करता है क्योंकि उसको एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, जो सरकार चलाने का काम करते हैं, नौकरशाह। नंबर 3 वो है जो सरकार को वोट देते हैं उर्दू भाषा में। मियाँ भाई लोग, बुरा मत मानिएगा अगर कोई हो तो, क्योंकि मैंने उर्दू में भी काम किया है, आजाद हिंद निकाला था। नंबर 4 पे हम आते हैं हिंदी भाषी अखबार वाले। तो हम तो वैसे भी 4 नंबर के नागरिक हैं भाई। आप अगर 4 नंबर के नागरिक हो और 1 नंबर का फैसली मांगते हो संतोष, ये गलत बात है। क्या चार नंबर का तुम चौथे दर्जे का टिकट लेके चलते हो, चाहते हो चढ़ के फर्स्ट क्लास में मार के निकाल देगा सर। इसलिए वही बात है। इसलिए ये मान के चलें कि अगर आप हिंदी पत्रकारिता में हैं तो चौथे दर्जे के नागरिक। अच्छा, ये चीज और है, ये हीन मानसिकता जो है हिंदी भाषी पत्रकारों में भी है। ये किसी न किसी बांग्ला पत्रकार के पीछे पीछे घूमेंगे। तो एक देख तो की खबर अच्छे भाई, एक तुले दे तो खबर एक अच्छा। आजकल भाषा क्या आई है, हम खबर उठा रहे हैं, खबर चुलची, खबर तुमको कोई पहचाने। हमने एक चीज देखा है, कुछ लोग हम लोग की टीम में हुआ करते थे, कम से कम हम 2 लोग ऐसे बदमाश टाइप के थे। जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो अधिकारी चाहे जितना बांग्ला बोलता हो, चाहे जितनी अंग्रेजी बोलता हो, हमारे सवाल हिंदी में ही होते थे और उसको वो चिढ़ जाया करते थे। कुछ लोग थे तो उस वक्त विकास कली बसु हुआ करते थे, पुलिस कमिश्नर, और हम 2 बदमाश थे हिंदी की टीम में। एक था वो बंदा आजकल लखनऊ में रह रहा है, प्रभात रंजन दीन, ठीक है। वो तब जनसत्ता अखबार आया था 1990 में। तो हम लोगों की प्लानिंग होती थी कि आज इसको घेरना है, इस अधिकारी को घेरना है। तो सवाल वो अपने ब्रीफिंग कर रहा है बांग्ला में या अंग्रेजी में, लेकिन हम सवाल करते थे हिंदी में, उसमें कुछ चिढ़ जाया करते थे। तो पहले तुमको अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने अखबार, इस पर कमांड होना चाहिए कि भाई हम जो कह रहे हैं वो वाजिब है कि नहीं। पहले ये आत्मविश्वास होना चाहिए। हिंदी पत्रकारों में ये इसका मैंने अभाव देखा है, वो किसी न किसी को पकड़ते हैं, पिछलग्गू बने आजकल। दूसरी बात एक और हुई है, ये भाई ने कहा अभी जो लोकनाथ ने, हम चूंकि प्रिंट वाले बंधे हुए हैं, ये बात सही है। अगर हम भी नहीं बंधे रहे तो जैसे आपने कहा जैसे कि वो ई पेपर निकाल के लोग मार दे रहे हैं, कुछ भी चला दे रहे हैं, तो ये सही है कि इस पत्रकारिता को भी एक आयाम देना चाहिए। जो अभी इंटरनेट से चल पड़ी है, इसको भी एक आयाम देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी पहुंच हमारी प्रिंट से बहुत ज्यादा है। अगर पहुंच से इसकी प्रिंट की से ज्यादा पहुंच है तो इस पर भी एक अंकुश लगना चाहिए। जैसा भाई ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अब देखना यह है कि न्यूज में और इंफॉर्मेशन में अंतर कितना है। इंफॉर्मेशन तो शेयर हो रहा है इंटरनेट पर, न्यूज शेयर नहीं हो रही है।
और उस इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर या कहीं भी जो जा रहा है उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा न्यूज का दर्जा मिल सके, इसके लिए जैसे प्रिंट के पास PRB एक्ट बना हुआ है, प्रेस एंड रिलीज ऑफ बुक्स जो एक्ट बना हुआ है, ऐसा ही जब तक कोई एक्ट इस पर नहीं लागू होता है, डिजिटल पर लागू नहीं हो रहा है, तब तक ये अफवाहें चलती रहेगी और पत्रकारिता का ऐसे ही इसकी 100 यात्रा होती रहेगी। तो यकीन तो सही बात है कि प्रिंट पर है, लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रिंट की जो दशा आज हुई है, प्रिंट जैसा सिमटता जा रहा है, लोगों में पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो खत्म होती जा रही है। अब पढ़ाया कैसे जाए लोगों को, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ने जो तय कर दिया है उसमें भी लोग ब्रैकेट में ही पढ़ रहे हैं। सवाल दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टिक मार दो, बात खत्म हो गई। वो पढ़ता कहाँ है, इलेबोरेट कहाँ कर पाते चीजों को। तो भाव संप्रसारण की बात जो पहले हुआ करती थी वो पत्रकार बनाती थी, आज वो नहीं है, चीजों को इलेबोरेट नहीं किया जाता है। तो उन चीजों को इलेबोरेट करने के लिए, चीजों को एकदम बेसिकली वहां से शुरू करने के लिए, अब जब तक हम ऊपर से नहीं देखेंगे, सरकारें जब तक उसमें काम नहीं करेंगी तब तक नहीं होने वाला है। पत्रकारिता जहाँ जैसे है धीरे धीरे जो जा रही है, रसातल में जो जा रही है, वो रसातल में ले जाने की जो साजिश रची जा रही है, ये साजिश चलेगी। इसलिए भाई जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, हम यही कहेंगे कि अगर इस पेशे में टिकना है तो इस आनंद बने रहो। वो खामोशी से बंदा 50 साल कैसे कैसे निकाल ले गया, तमाम यातनाएं सुनता रहा, तमाम तरह से लोग रगड़ते रहे, फिर भी अपनी कलम को धार दे के आगे बढ़ता गया। मैं चाहता हूं इस पेशे में जो भी आए वो आनंद से। धन्यवाद।